नमस्कार, मैं हरिंदर कौशल। स्वागत है आपका मर्दर 24 न्यूज़ पर। देश के बीच में चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, सारी पार्टियां लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लग गई हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कल उन्होंने बिहार के पूर्णिमा में कहा कि आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय दोनों देश में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से चुनाव की रणनीति में लगी है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करके संदेश दे दिया है कि वो चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे पर जाएंगे। अगर देखा जाए तो जो चुनाव है, इनके बीच में जो रोल है वो ईवीएम का है। ईवीएम को लेकर जहां पूरी देश की जनता के बीच में रोष है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कई एडवोकेट ईवीएम को लेकर विरोध कर रहे हैं। कल उन्होंने चुनाव आयोग का घेराव किया। धारा 144 थी, लेकिन देखा गया कि वहां पर बहुत सी संख्या के बीच में एडवोकेट और जनता वहां पर पहुंची, जिनका कहना है कि ईवीएम से कभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। ईवीएम को हटाना चाहिए, क्योंकि किसी भी गणतंत्र देश के बीच में, जिसमें लोकतंत्र है, उसके बीच में ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं। अभी एक बात और निकल कर आई है कि जहां पर ईवीएम बनती है BEL में, वहां पर जो डायरेक्टर हैं, उस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, वो 4 डायरेक्टर जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्टर हैं, वहां पर क्या जो ईवीएम बनाई जाएगी उससे निष्पक्ष चुनाव हो सकेंगे? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता JK शर्मा जी से। इनसे जानेंगे कि जिस फैक्ट्री के बीच में ईवीएम बनती है, ईवीएम का निर्माण होता है, ईवीएम में चिप होती है, वो चिप भी वहां बनती है, तो क्या वो जो वहां पर बनाई जा रही है, ईवीएम की मशीन बनाई जा रही है, उससे क्या निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे? नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, जैसे कि एक सचिव हैं जिन्होंने कि एक खुलासा किया अपने रिटायरमेंट के बाद कि जो जहां पर ईवीएम बनती है BEL में, वहां पर जो डायरेक्टर है, वो 4 डायरेक्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है। उनके होते हुए जो वहां पर ईवीएम बनाई जा रही है, वो ईवीएम क्या ऐसी ईवीएम बनाई जाएगी जिससे निष्पक्ष चुनाव हो? देखो कौशल जी, आपने जो प्रश्न पूछे उनके कई सारे उसके अंदर प्रश्न हैं आपकी एक बात के अंदर। जहाँ तक आपका पहला ये सवाल है, उसका आंसर हमेशा नकारात्मक ही होगा। उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि मैं विधिक क्षेत्र का आदमी हूँ, तो विधि की उसका आंसर दूंगा कि हमारे न्यूज़ में लॉ में कहते हैं कि अगर कोई आदमी जो वादी भी है और न्याय भी करता है तो कभी न्याय नहीं कर पाएगा। ये तो बड़ा तर्कसंगत सा मामला है। यदि मैं बीजेपी का डायरेक्टर हूँ और जो है मैं उन ईवीएम को बनाने के लिए, उनकी चिप के लिए, उनकी असेंबलिंग के लिए, उस मशीन को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं पर्सनल बायस होगा और वो न्यायोचित भी नहीं होगा। उनको जो है ऐसा करना सर कभी भी नहीं होगा। दूसरी बात क्या आती है कि आज की डेट में जब ईवीएम का मुद्दा इतना जबरदस्त तरीके से उछल रहा है, लोगों में इसके खिलाफ रोष है। इस बात से मेरी इंडिविजुअल सहमत, मेरी जो जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मेरी इस बात से तो सहमति नहीं बनती है कि ईवीएम से चुनाव कराने से लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। पर यदि ईवीएम के ऊपर किसी ने, उसकी तकनीक के ऊपर किसी ने प्रश्न उठाए हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। उसको जो है वैज्ञानिक कसौटियों पे ईवीएम की मशीन को खरा उतरना चाहिए। कारण क्या है, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में रह रहे हैं, जहां पर आपके घर बैठे हुए आपका फोन हैक हो सकता है, आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट हैक हो सकता है, आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है। यहाँ तक कि आप कितने भी कठिन से कठिन पासवर्ड बनाए तो वो पासवर्ड भी जो है हैकर्स जो है पता कर लेते हैं। तो ऐसे में जहाँ पर चिप लगा हुआ है किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जो वो इंटरनेट से चल रहा है, या कि तो उससे जहाँ पर जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है, इंटेलिजेंस लगी है, उसके हैक होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और कोई ऐसी संभावना नहीं कि उसको हैक नहीं किया जा सकता है। तो और जब तंत्र आपके हाथ में होता है तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें और एक चुनौतीपूर्ण तरीके से उसका उत्तर दें कि ये जो भी हो रहा है ये निष्पक्ष हो रहा है, और ये जो ईवीएम मशीन्स हैं इनको हैक नहीं किया जा सकता, और उसको
उन आदमियों के लिए भी रखा जाए, उन एक्सपर्ट्स के लिए भी रखा जाए कि जो उसको, जैसे होते हैं ना कि भाई आपके किसी का आपने कंप्यूटर दे देते, कहते हैं भाई आप इसको हैक करके दिखाओ, तो उन हैकर्स को, उन एक्सपर्ट्स को भी उन मशीनों को दिया जाए जिससे कि उनकी प्रामाणिकता को जो है प्रमाणित किया जा सके, वरना ये संदेह हमेशा बना रहेगा और धीरे धीरे ये संदेह जो है सत्य की तरफ जाएगा। और वैसे भी सरकार का दायित्व बनता है कि अगर इस तरह की बातें उठ रही हैं तो तकनीकी रूप से हर जनता को, हर वोट देने वाले व्यक्ति को बताए कि उनका जो वोट, जिससे इस लोकतंत्र का निर्माण हो रहा है, जिससे इस देश का निर्माण हो रहा है, उसका जो आपका वोट है वो सुरक्षित हाथों में जा रहा है और आपने जिस सरकार को चुना है वही सरकार जो है इस ईवीएम के द्वारा चुनी जा रही है और इसी से लोकतंत्र जी। सर देखो ऐसा है ना इसमें शर्मा जी कि जो ईवीएम बनती है जी, उसके बीच में एक सोर्स कोड होता है जी, जो सोर्स कोड होता है, जिसके पास वो सोर्स कोड होगा वो यहाँ तक कि इलेक्शन के परिणामों को भी बदल सकता है जी। और वो सोर्स कोड इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि वो सोर्स कोड इलेक्शन कमीशन पर ना होकर, इलेक्शन कमीशन के पास ना होकर, जिस कंपनी के बीच में ईवीएम मशीन तैयार की जाती है उस ईवीएम कंपनी का जो इंजीनियर है उसके होता है। तो सर उस इंजीनियर को, वो तो इंजीनियर जब पूरा एक चुनाव आयोग जो है उसको अगर मैनेज किया जा सकता है, मीडिया को मैनेज किया जा सकता है, तो एक इंजीनियर तो बहुत छोटी चीज है और उसके बीच में इनका डायरेक्टर बैठे हैं तो उसको मैनेज करना तो बहुत आसान है। ये बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हो। यदि ऐसी अवस्था है तो इससे ज्यादा खतरनाक अवस्था नहीं हो सकती है। यदि एक इंजीनियर जो, अगर ये देश कभी भी फिदासाई से नहीं चला, ये लोकतंत्र से चला, ये लोगों के वोटों से चला है। यदि एक देश का चुनाव, यदि इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव एक इंजीनियर के हाथ में किसी कोड के कारण होता है तो इससे भयानक स्थिति नहीं हो सकती है। और मेरा मानना है कि ऐसी परिस्थितियों को न्यायालय के समक्ष भी चुनौतियों देनी चाहिए और इसका जो है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और ये बात सही है कि यदि इस तरह का कोड, जैसा आपने बताया, क्योंकि मैं तकनीकी जानकार नहीं हूँ इस चीज़ का, मैं विधि की जानकारी में बारे में तो बता सकता हूँ, तकनीकी के नहीं, पर जैसा यदि आप कह रहे हैं कि इस तरह का कोड जो इस चीज़ को कंट्रोल करता है, उस मशीन को नियंत्रित करता है, यदि ऐसा कोई कोड है तो इससे ज़्यादा भयानक स्थिति नहीं हो सकती है। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा चुनाव भी पर्यवेक्षकों की निगरानी में उनके सामने होता है और वो पर्यवेक्षक जो होते हैं वो सरकार के भी होते हैं, हर पार्टी के भी होते हैं, जिससे जो है एक निष्पक्षता के साथ चुनाव हो सके। और यदि एक कोड एक पर्टिकुलर आदमी के पास, जो सरकार ऑब्वियसली वो निश्चित रूप से वो सरकार के मातेहती होगा या जिस कंपनी जो उसको सैलरी देती है, तनख्वाह देती है, उसके मातेहती होगा, तो वो कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता। अगर ऐसी अवस्था है तो इसका विरोध होना चाहिए और इसमें सुधार होना चाहिए। सर यदि ईवीएम इतनी ठीक है, अब आयोग कहता है कि ये जो पूरी तरह से इसको टैम्पर नहीं किया जा सकता, किसी तरीके से भी ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जाके अधिवक्ता लोग जो है, जो सीनियर एडवोकेट है, वो जब ये कहते हैं जाके कि भाई हमारे को 50 मशीनें दे दो, 50 मशीनों से मतलब 150 मशीनें दे दो, हम प्रूव करके दिखाते हैं कि इसको टैम्पर किया जा सकता है, परिणामों को प्रभावित कर सकती है मशीन, तो एग्जाम देने से इनकार करता है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो बात है ना कि चुनाव में क्यों नहीं देता उसको। क्वेश्चन साहब देखिए, इस बात में ना दो पहलुओं पे आप इसका उत्तर चाह पाएगा। जहाँ तक अधिवक्ताओं का मानना है, मुझे नहीं पता वो कौन अधिवक्ता है, वो IIT की हो या रुड़की की हो, जहाँ तक उनका, मैं इस बात को नहीं नकार रहा हूँ कि मशीनों को नहीं मैनेज किया जाता, पर जहाँ तक अधिवक्ताओं की मांग है वो नाजायज है। अधिवक्ता कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई साइंटिफिक उनको जो है ज्ञान है, तो उसका भी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का सबको पालन करना पड़ेगा। अधिवक्ता के रूप में यदि उनकी कोई एप्रीहेंशन है, एक जो है नेता बनने वाली एक अलग बात है, अदरवाइज उनकी कोई एप्रीहेंशन है, उसकी एक प्रक्रिया है, वो न्यायालय की शरण ले सकते हैं। वरना जो दूसरा पक्ष है, क्योंकि ये बात यही नहीं है कि एक अधिवक्ताओं ने ही कहा है, वो हो सकता है कोई अपनी नई, आजकल आपको पता है कि जुमलेबाजी से नई नई पार्टियां बन रही हैं, तो उससे मैं सहमति नहीं रखता। पर यदि एक जनता ने, एक पीपुल एट लार्ज, एक जो एक ज्यादातर दल यदि इस बात के लिए उंगली कर रहे हैं, इस बात की तरफ उंगली इंगित कर रहे हैं, तो ये सरकार का दायित्व बन जाता है कि उनके जो भी डाउट हैं उनको वैज्ञानिक रूप से उनको क्लियर किया जाए और एक ऐसी प्रणाली को स्थापित किया जाए जहां सबके मन में एक विश्वास हो। और उनको हो सकता है कि ईवीएम ठीक हो या गलत हो, लेकिन अगर एक कहीं पर किसी पर आरोप लगे हैं तो उस आरोप को मिटाने की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी भी और कानूनी जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, इलेक्शन कमीशन की होती है।
क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी आप अच्छी तरह से जानते हैं ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकार का सर अब तो रह नहीं गई ना जो भी है। बॉडी रह देखो नहीं गई, ये तो मैंने इसीलिए मैंने कहा, मैंने कौशल साहब बोला, मैंने जो भी हो, लेकिन ये सरकार का दायित्व होता है कि इस चीज को वो एक लोगों के अंदर विश्वास पैदा करे। क्योंकि एक चीज मैंने बार बार इस बात को कहा है, सत्ता कभी शाश्वत नहीं होती है। आज यदि एक पार्टी उनका दुरुपयोग कर रही है तो दूसरी आएगी तो दूसरी करेगी, क्योंकि एक सत्ता हमेशा परमानेंट नहीं रहेगी किसी की भी। तो इस हमें लोकतंत्र को के दुरुपयोग से बचाना है, ना कि सत्ता के हाथ की कठपुतली ना बने। इसके लिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको इसका उत्तर वैज्ञानिक रूप से देना ही होगा। लोगों में ये विश्वास स्थापित करना होगा कि ये जो ईवीएम मशीन है इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा, इसको किसी भी कारण से हैक नहीं किया जा सकता। इस चुनौती का सामना आपको करना पड़ेगा। सर जैसे भी आपने बात करी कि चुनाव आयोग जो है एक स्वतंत्र बॉडी है, लेकिन जहाँ तक स्वतंत्रता की बात है कि जैसे कि पहले जो इलेक्शन कमिश्नर था उसका जब चुनाव किया जाता था तो उसके लिए जो एक बोर्ड बनाया गया था उसके बीच में 3 लोग हुआ करते थे, एक प्रधानमंत्री, एक नेता विपक्ष और एक जो था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन एक ऐसा अध्यादेश लाया गया जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम हटा दिया गया, उसकी जगह अब जो प्रधानमंत्री के द्वारा एक मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट किया जाएगा वो अब उसका फैसला लेगा। तो बहुमत तो पहले ही सरकार के पास आ गया, तो कैसे हम सोच सकते हैं कि जो उस व्यक्ति को चुना जाएगा जो निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, क्योंकि बहुमत सरकार का है, सरकार उसी को लाना चाहेगी जो उनकी फेवर की बात करे। देखो कुशल साहब, जहाँ तक इसका न्यायिक उत्तर का सवाल है, हमने एक व्यवस्था को अपनाया है, सही या गलत ऑर्डिनेंस आप जानते हैं कि एक समय अवधि के लिए होता है, पर एक कानून जो बनाया जाता है संसद का काम कानून बनाना, कानून सही हो या गलत हो उसको बनाना संसद का काम है। उसको चुनौती आप एक तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि एक बार यदि कोई ऑर्डिनेंस या कानून बन जाता है तो वो अपना जो है जीवन जीता है जब तक उस ऑर्डिनेंस का समय पूरा ना हो जाए, या माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको जो है अल्ट्रा वायरस ना घोषित कर दे या उसे सेटिसाइड ना कर दे, या जो है सरकार ही उसके अंदर अमेंड ना कर दे। तो उसका तरीका ये है, आवाज उठाना एक बहुत जरूरी चीज है और ये उस समय उठाई भी जाती है जिस समय कोई भी ऑर्डिनेंस पास होता है या जो है कोई कानून बनता है। तो उसके लिए एक व्यवस्था हमने हमारे संविधान ने दी है, वो व्यवस्था या तो माननीय न्यायालय के द्वारा है या जो है संसद के द्वारा है। तो इन दोनों की शरण ली जा सकती है। इसके लिए जो जनमानस का जो है वोक चीज से जो कंसेंसस होती है, जो उनकी सहमति होती है, वो बहुत जरूरी होती है। तो वो तो वहीं से बदल सकता है। तो अगर इस व्यवस्था को बदलना है तो आपको उस कानून में बदलना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कोई हेल्प नहीं। सर जैसे कि अभी आपने देखा कि चुनाव हुआ, चंडीगढ़ के बीच में मेयर का चुनाव हुआ, पहले जो चुनाव हो रहा था तो उसको कैंसिल कर दिया गया था, उस चुनाव की जो डेट को आगे बढ़ा दिया गया था। कल चुनाव हुआ, आपने देखा कि उसके बीच में जो भारतीय जनता पार्टी थी उसके पास 15 वोट थे और एक अगर हम अकाली दल का मिला ले तो 16 थे, जबकि बहुमत के लिए वहाँ पर 19 वोट चाहिए थे। और अगर हम बात करें विपक्ष की तो आम आदमी के पास 13 वोट और 1 वोट 7 वोट कांग्रेस के पास थे। गठबंधन की जैसे कि बात करें तो जब वहाँ गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था तो उनके पास 20 वोट थे। लेकिन जब वहाँ पर वोटिंग होती है, परिणाम आता है तो 40% वोट, 80 वोट जो है वो वोट जो है वहाँ पर अनवैलिड घोषित कर दिए जाते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं। तो सर ये जैसे कि ये इस प्रकार की हो रही है और एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है कि वहाँ पर जो अनिल मिश्रा है जो वहाँ पे वो थे अपना कमिश्नर थे, वो बैलेट पेपर के ऊपर साइन कर रहे हैं, दिखाया जा रहा है, जबकि उसके ऊपर कुछ भी लिखना जो है वो गलत होता है। ऐसा करके वो वोट जो है रद्द कर दिए गए। अगर सर इस प्रकार की राजनीति चलेगी तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि 2024 के बीच में जो चुनाव होगा, जब एक छोटा सा चुनाव मेयर का चुनाव, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से कहें तो वो चुनाव लड़ रही थी, जो जेपी नड्डा है वो वहाँ पर कह रहे हैं, ट्वीट करके कह रहे हैं कि हम जीत गए, बाकी बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। और अगर इस प्रकार की अगर नीति चलेगी भारतीय जनता पार्टी तो 2024 में कैसे उम्मीद की जा सकती है कि अगर विपक्ष जीतेगा भी तो उनको सरकार बनाने का मौका दिया जाए। देखो मैं इसके अंदर एक ही बात कहूँगा कौशल साहब कि जनादेश को इन तकनीकी खामियों की वजह से नकारा नहीं जाना चाहिए। ये बड़ी दुखद अवस्था है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता क्योंकि मैं सिस्टम है, अगर सिस्टम मजबूत रहेगा, एक जो है व्यवस्था मजबूत रहेगी तो आप अच्छे एक स्वस्थ लोकतंत्र को, एक स्वस्थ देश की नींव रख सकते हो, स्वस्थ लोकतंत्र की नींव रख सकते हो। किसी भी जनादेश का
तिरस्कार नहीं होना चाहिए तकनीकी रूप से। अगर मैं कहता भी हूँ कि और ये बड़ी दुखद स्थिति है जहाँ पर अगर जो आपने बताया, मुझे इस फिगर की जानकारी नहीं है, अगर 40% वोट इनवैलिडेट हो जाते हैं तो ये अवस्था अच्छी नहीं है, स्पेशली विशेषतः उन परिस्थितियों में जब आप जिस पार्टी का जो है मेयर बन रहा है उसके वो अगेंस्ट जा रहे हैं। ये मेरे हिसाब से जनादेश का अनादर होगा। इस तरह की व्यवस्था को माननीय न्यायालय के समक्ष जो है ये विषय वस्तु बननी चाहिए और इसका जो है कानूनी हल निकालना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी हमें परिपाटी का अनुगमन करना चाहिए जिससे आने वाले इतिहास में इसको ना दोहराया जा सके। मैं तो इतना ही कहूँगा, बाकी क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा तथ्य में जानकारी नहीं है, पर अगर ऐसा हुआ है जहाँ पर 40% जनादेश का अपमान हुआ है वो अच्छी चीज़ नहीं है। सर, जैसे कि आप जनादेश की बात कर रहे हैं, जनादेश तो हम देखें कि अगर कई ऐसे राज्य हैं जिनके बीच में जनादेश किसी पार्टी को मिला लेकिन सरकार किसी ने बनाई। अब ये देख लीजिए, अब आप इसकी बात करें हम कि अभी जैसे कि हेमंत सोरेन है, उसके पीछे पूरी तरह से ईडी सीबीआई लगा दी गई है। झारखंड के जो सीएम है उनकी सरकार को गिराने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। इतने पुराने मसले निकाले जा रहे हैं। अभी अगर हम देखें कि बिहार के बीच में क्या हुआ, बिहार में जैसे ही नीतीश कुमार बदली, पाला बदला, भारतीय जनता पार्टी में गए तो तुरंत ईडी और सीबीआई की कार्रवाई रातों रात बढ़ गई। लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की गई, तेजस्वी यादव से पूछताछ की गई। एक व्यक्ति जो चलने फिरने में भी असमर्थ है, लालू प्रसाद यादव, उसको बुलाया गया। पिछले कितने साल पुराना केस है, उसकी कोई हमें जानकारी नहीं है, लेकिन उनको बार बार बुलाकर परेशान किया जा रहा है। तो जनादेश का तो लगातार अगर हम कहें तो वो जो अवमानना हो रही है, माना नहीं जा रहा है। जो दिल करता है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका जो दिल करता है, जिस स्टेट के भी जो दिल करता है उसमें सरकार बनाती है। सर, कैसे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय के बीच में जो है जनादेश का पूरा जो है सम्मान रखा जाए? देखो, यदि मैं सोरेन साहब का अधिवक्ता होता या लालू जी का होता तो मैं ये कहता, प्रथम दृष्टया ये जो जिस तरह की कार्रवाई हो रही है ये दुर्भावना से पूर्ण और एक अनुचित लाभ लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उसका कारण है, बात ये नहीं है कि लालू जी चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, उसके लिए हमने व्यवस्था करी हुई है। ईडी उनके पास खुद जा सकती है, जिन्होंने मेडिकल ग्राउंड दिए होते हैं, या वो कुर्सी पे बैठ के आ सकते हैं, स्टेशन पे बैठ के उनको लिया जा सकता है। अगर किसी ने ऑफेंस किया तो उसको पनिश करना पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं होता है कि 2-2 दशक पुराने जो कोई ऑफेंस है उसको आप गड़े मुर्दों को उखाड़ रहे हो कि भाई 30 साल पुराना ऑफेंस है। इस बारे में हालांकि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर एक सेक्शन है, अगर मैं गलत नहीं तो 468 जो लिमिटेशन की बात करता, जैसे हम देखते हैं कि सिविल प्रक्रिया के अंदर जो सिविल वाद होते हैं उनके अंदर लॉ ऑफ लिमिटेशन होता है। तो कोर्ट को, अगर राजनेता समझे ना समझे, संसद समझे ना समझे, कोर्ट को इस बात को सोचना पड़ेगा कि एक लॉ ऑफ लिमिटेशन जो ऑफेंस से कारित होता है उसके संदर्भ में लाना होगा। क्योंकि क्या है कि जो जहाँ तक लालू जी वाले केस का समय, मुझे पता है कि ये दशकों पुराना केस है और इस तरह के केस जब रेलवे मिनिस्टर थे तो अब दशक बीतने के बाद यदि किसी बात को उखाड़ते हो, 2 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है जहाँ पर आपकी कॉन्टिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन चल रही है अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्ट, तो वो एक अलग अवस्था होती है। वहां पर क्या होता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी थी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता कि इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, तो वो एक अवस्था अलग थी जहां पर कंटिन्यूएशन में चल रहा है। एक अवस्था वो होती है कि जहां पर एक आपकी एफआईआर होगी और 10 साल बाद आप इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे हो। ये प्रथम दृष्टया जो है एक प्रेरणा से प्रेरित मामला लगता है और कोई अनुचित लाभ लेने के लिए इस तरह का काम किया जाता। अगर मैं लालू जी का वकील होता तो ये कहता। शिबू सोरेन जी वाले मामले के अंदर भी क्या कहता है कि बहुत सारे तथ्य होते हैं। अब जैसे मुझे जितना उनके केस का पता है कि 4 पॉइंट सम एकड़ के लैंड का है कि उन्होंने जो है उसका घोटाला कर लिया, सेना की लैंड को भेज दिया। आप देखिए, जब रजिस्ट्री होती है आपको इस बात को देखना पड़ेगा, अपने सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। यदि कोई भी आज आदमी एक रजिस्ट्री गलत प्रॉपर्टी, जनरल आदमी की बात कर रहा हूँ, उसकी नहीं करा, आप रजिस्ट्रार के यहाँ पे नहीं करा सकते। वो सेना की लैंड क्या रजिस्ट्रार की नॉलेज में नहीं थी? जिस समय ली उस समय सेना क्या कर रही थी? क्योंकि हर सेना के जो ऑफिशियल होते हैं, जो बाबू लोग या जो उनके जो चौकीदारी करने वाले लोग होते हैं या सरकार होते हैं, वो उस समय क्या कर रही थी? तो उस मिली भगत का कहने का मेरा कारण ये है
कि इस मिली भगत का, क्योंकि कहते हैं ना कि झगड़ा दो आदमियों से होकर मिलता है, तो किसी ऑफेंस को, किसी 420 को करने के लिए, किसी की जमीन कब्जाने के लिए, कोई फोर्जरी करने के लिए आपको एक से अधिक आदमियों की जरूरत पड़ती है, और बिना डिपार्टमेंट की सहमति के हो ही नहीं सकता। मेरा एक ही प्रश्न है कि अगर इस तरह की बात हुई तो उस समय जो भी संबंधित नगर पालिका के अधिकारी थे, उन्होंने उस समय क्यों नहीं उठाया? आप आज एक ईंट सड़क पे रख दो, अगर नगर पालिका का आदमी आपको नहीं पसंद करता है, आप उस एक ईंट से अतिक्रमण नहीं कर सकते, और वो 4.8 एकड़ जगह, वो भी इतनी बड़ी सेना की जगह, तो बहुत मायने रखती है। ये बहुत सीरियस विषय है। यदि ऐसा हुआ है तो शिबू सोरेन से ज्यादा उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिन्होंने ऐसा होने दिया। क्योंकि आपको ये नहीं है, आज एक शिबू सोरेन है, कल दूसरा सोरेन आएगा, कल तीसरा आएगा, तो ये अतिक्रमणवाद जो है इसको आपको हटाना होगा। और जो उस जो रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने सरकार का नमक खाया, जो सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आज हमने जे.के. शर्मा जी से बात की कि ईवीएम के बीच में जो घोटाले हो रहे हैं, इनको किस प्रकार से रोका जा सकता है। हमें बड़े ही अच्छे तरीके से बताया हमारे दर्शकों को शर्मा जी ने कि जो ये जितना भी चल रहा है, घोटाले हो रहे हैं, जैसे हेमंत सोरेन के ऊपर जो केस डाला गया, या लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो केस डाला गया, ये सदियों पुराने मसले हैं। इनको इलेक्शन के समय में ही क्यों उठाया जाता है? इससे पहले इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्या कारण है? क्या ये जो सब कुछ जो केस उठाए जा रहे हैं, ये जब जो ये अभी इनके ऊपर जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की जा रही है, क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही है? अपने सहयोगी कैमरामैन